हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्स्टन का जो सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत, ये लास्ट क्लास तक हम लोग कंप्लीट किए थे। उसमें सिर्फ मैं आपको उसके प्रतिपादक के बारे में बताई थी। उसके अलावा इसमें जो थर्स्टन है, इन्होंने अपना जो बौद्धिक सिद्धांत है या जो समूह कारक का सिद्धांत है, इसको 7 मौलिक मानसिक योग्यता के आधार पर बांटा है। ठीक है, कौन कौन सा 7 मौलिक मानसिक योग्यता? देखिए, सबसे पहला है वाचिक भाषिक योग्यता, जिसको बोला जाता है वेरेबल एबिलिटी। ठीक है। सेकंड है संख्यानात्मक योग्यता, जिसे बोला जाता है नंबर एबिलिटी। तीसरा है वस्तु प्रेक्षण योग्यता, जिसे बोला जाता है आपका स्पेशल एबिलिटी। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष परख योग्यता, जिसे बोला जाता है परसेप्चुअल एबिलिटी। नेक्स्ट है स्मृति योग्यता, जिसे बोला जाता है मेमोरी एबिलिटी। नेक्स्ट है तार्किक योग्यता, जिसे बोला जाता है आपका रीजनिंग एबिलिटी। और लास्ट है शाब्दिक योग्यता, जिसे बोला जाता है वर्ड एबिलिटी। ये सातों का जो ये मौलिक मानसिक योग्यता है, ये किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। ये 7 का आपको सिर्फ नाम याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या है और क्या नहीं है, ये अगर आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी उससे उतना डीप में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये सिद्धांत को आपको याद रखना है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड जो है, इन्होंने जो बौद्धिक सिद्धांत अपना दिया था, उसके आधार पर बौद्धिक योग्यता के 5 मुख्य समूह बताए हैं। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गिलफोर्ड का आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में उन्होंने क्या किया था? बौद्धिक योग्यता के 5 मुख्य समूह बताए थे। ठीक है, कौन कौन सा 5 मुख्य समूह? सबसे पहला है संज्ञान, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है स्मृति और लास्ट है मूल्यांकन। ठीक है, तो सबसे पहला है संज्ञान, जिसको बोला जाता है कॉग्निशन। इसमें क्या होता है? बौद्धिक योग्यता में खोज या पुनर्खोज जैसी योग्यता होती है। ये आपका जो संज्ञान है, ये क्या है? एक बौद्धिक योग्यता है। और इस बौद्धिक योग्यता के अंतर्गत क्या होता है? खोज या पुनर्खोज जैसी योग्यता शामिल होती है। ठीक है, संज्ञान का मतलब क्या होता है? जिसका आप लोगों एक ज्ञान जो अर्जित किया जाता है, ठीक है, या आपका अंतः क्रिया के द्वारा जो ज्ञान अर्जन किया जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है? संज्ञान कहा जाता है। अगर इसको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो जितनी सारी आप जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, उसका एक ग्रुप बोल सकते हैं इसको, संज्ञान को, अगर नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में देखा जाए तो। ठीक है, संज्ञान के बारे में आप लोगों को मैं पिछली क्लासेस में भी बताई हुई हूँ, आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो गिलफोर्ड का सिद्धांत में बौद्धिक योग्यता में से पहला योग्यता क्या होता है? संज्ञान होता है। और इस योग्यता में किस प्रकार की योग्यता शामिल होती है? बौद्धिक योग्यता में खोज या पुनर्खोज जैसी योग्यता इसमें शामिल होती है। नेक्स्ट है अभिसारी चिंतन, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है? ये जो योग्यता है, इसमें एक व्यक्ति प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार करता है कि उपयुक्त उत्तर दे सके। ठीक है, जो प्राप्त सूचना है उसका उपयोग इस प्रकार करता है कि उत्तर दे सके। मतलब ये है कि जैसे आपको एक चैप्टर बताया गया है, आपको एक्सप्लेन किया गया उस चैप्टर को, आपने उस चैप्टर को किस प्रकार से रिसीव किया। ठीक है, मतलब चीजें अगर आप कंसंट्रेशन से उसको समझेंगे तो आपको सारी चीजें स्पष्टली समझ आएगी। अब वहां पे बारी आती क्वेश्चन आंसर की, तो अगर आपने वो चैप्टर अच्छे से समझा है तो आप क्या करेंगे? उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आंसर देने के लिए आप सक्षम रहेंगे। तो यहाँ पे वही बोला गया, अभिसारी चिंतन या कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में एक व्यक्ति प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार करता है कि उपयुक्त उत्तर दे सके। ठीक है, नेक्स्ट है अपसारी चिंतन, जिसको बोला जाता है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या होता है? विभिन्न दिशाओं में चिंतन या खोज। जो व्यक्ति होते हैं या जो बच्चे होते हैं, अपसारी चिंतन के अंतर्गत इसमें किस प्रकार की योग्यता आती है? विभिन्न दिशाओं में चिंतन या खोज कर सकते हैं वो। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्मृति, जिसको बोला जाता है मेमोरी। इसमें क्या होता है? इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति संज्ञान के द्वारा जो कुछ ग्रहण करता है उसको धारण करता है। जैसे मैं आपको बताई हूँ, देखो बुद्धि मतलब, देखो स्मृति मतलब क्या होता है? याद रखने की जो कैपेसिटी होती है उसे ही स्मृति कहा जाता है। तो आपने जितना नॉलेज एक्सेप्ट किया उसको आप कहाँ पे रखेंगे? वो चीज किस में रहेगा? आपका मेमोरी में रहेगा। ठीक है, आप मान सकते हैं आपके लिए वो एक चिप का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्मृति, इसमें क्या है? संज्ञान के माध्यम से आपने जितना ज्ञान का अर्जन किया है
उसको क्या बोलता है, उसको धारण करता है कौन, स्मृति, ठीक है, मेमोरी। जैसे कि आपका वो मोबाइल में अगर बोला जाएगा एक चिप लगा रहता है, तो इसी प्रकार व्यक्ति के दिमाग में भी ये जो स्मृति है एक प्रकार का चिप मान सकते हैं इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं मूल्यांकन, जिसको बोला जाता है इवोल्यूशन। ये जो इवोल्यूशन है इसमें क्या होता है, इस योग्यता के आधार पर ये सारी चीजें क्या है, ये व्यक्ति की योग्यता है। 5 योग्यता डिसाइड किया गया है किनके द्वारा, गिलफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार बौद्धिक योग्यता के मुख्य 5 समूह बांटे गए हैं, ठीक है। जिसमें से पहला योग्यता संज्ञान है, दूसरा अभिसारी चिंतन है, तीसरा अपसारी चिंतन है, चौथा स्मृति और लास्ट है मूल्यांकन या इवोल्यूशन। इसमें होता है शुद्धता और उपयुक्तता आदि के संबंध में निर्णय। देखिए, अगर इतनी सारे आप लोग ज्ञान का अर्जन कर लिए, मतलब आप वो एक अनुभवी व्यक्ति बन चुके हैं ना, तो अनुभवी अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, जो नॉलेज आपने गेन किया है उसमें वो चीज सही है या नहीं सही है, इसका आप क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इसमें यही चीज बोला गया है कि शुद्धता और उपयुक्तता आदि के संबंध में निर्णय, मतलब जितने जो ज्ञान है, जैसे कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले अगर बच्चों के बारे में बोला जाएगा, फ्रेशर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उस सिलेबस को पढ़ते हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं रहता है कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपने ज्ञान अर्जन कर लिया, आपने सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया, 1-2 बार एग्जाम दे दिया, मतलब आपको चीजें समझ आ जाएगी कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो कितना पढ़ना आपके लिए सार्थक है और कितना आपको छोड़ना चाहिए, है ना। आप मूल्यांकन कर पाएंगे ना उसमें। तो यही चीज है, मतलब जो चीज आपके लिए उपयुक्त रहेगी वो चीजें आप अपने पास रखेंगे, जो उपयुक्त नहीं है उसको रखने से कोई फायदा है नहीं। तो इसमें मूल्यांकन में वही है कि शुद्धता और उपयुक्तता आदि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं, यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिससे बोला जाता है हायरार्कियल थ्योरी, ठीक। इसके अगर देखा जाएगा तो इसके बहुत सारे प्रतिपादक रहे हैं, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर प्रतिपादक नहीं रहा है। लेकिन अगर प्रमुख रूप से बोला जाएगा तो वर्णन है, इसमें प्रमुख रूप से इसके प्रतिपादक कौन है, वर्णन है। ये जो अगर प्रमुख रूप से पूछा जाएगा तो वर्णन, लेकिन इसके अलावा अगर अन्य प्रतिपादक देखा जाएगा तो जो स्पीयरमैन के विचारों के जो समर्थक मनोवैज्ञानिक हैं, स्पीयरमैन ऑलरेडी एक मनोवैज्ञानिक है और इनके विचारों के जो समर्थन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो भी इनके प्रतिपादक रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से वर्णन रहे हैं, क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसमें इसके अंतर्गत क्या किया गया, सामान्य मानसिक योग्यता को 2 मुख्य वर्ग में बांटा गया है। जो पदानुक्रम का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य मानसिक योग्यता को 2 मुख्य वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन सा मुख्य वर्ग, सबसे पहला है प्रथम वर्ग और दूसरा है द्वितीय वर्ग, ठीक। तो जो प्रथम वर्ग है इसके अंतर्गत क्या किया गया है, बुद्धि के प्रायोगिक और शारीरिक कारक को इस प्रथम वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। बुद्धि के प्रायोगिक और शारीरिक कारक को प्रथम वर्ग की श्रेणी में रखा गया है और द्वितीय वर्ग में बुद्धि के मौखिक, सांख्यिक और शैक्षिक कारक को रखा गया है, क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, इसमें एक विशेषता है कि ये जो आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है ये भी कारक विश्लेषण पर आधारित है, क्लियर है। यह जो सिद्धांत है पदानुक्रमिक सिद्धांत, यह किस पर आधारित है, कारक विश्लेषण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल। ये जो कैरोल है, आपको नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि इसके प्रतिपादक कौन होंगे, कैरोल होंगे। इनका पूरा नाम क्या है, जॉन बी कैरोल। ये प्रतिपादक है कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल के प्रतिपादक जॉन बी कैरोल हैं। इनके अनुसार क्या है, इस मॉडल में इन्होंने क्या किया है, मानसिक कौशल के 3 स्तर बताए हैं, ठीक है। जो कैरोल जी हैं, इन्होंने अपने त्रिस्तरीय मॉडल में मानसिक कौशल के 3 स्तर बताए हैं। सबसे पहला है सामान्य स्तर, ये जिसको बोला जाता है जनरल स्तर। दूसरा है आपका विस्तृत, जिसको बोला जाता है ब्रॉड, और तीसरा है कौशल, जिसको बोला जाता है मेंटल स्किल्स, ठीक है। ये 3 जो स्तर है, ये किनके स्तर है, मानसिक कौशल के स्तर है। किनके अनुसार, कैरोल के अनुसार। किसमें दिया है उसने, त्रिस्तरीय मॉडल में ये बताया है, ठीक है। जिसमें अगर देखा जाएगा कि ये जो सामान्य जो है, सामान्य कौशल का जो स्तर है, इसके अंतर्गत सामान्य जो बुद्धि कारक है इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको आप देख लीजिएगा कि ये जो सामान्य बुद्धि है, सामान्य बुद्धि कारक, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसी में ये जो आपका कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल है, इसे और क्या मॉडल बोला जाता है, समकलात्मक मॉडल कहा जाता है। क्यों समकलात्मक मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें
स्पीयरमैन, थर्स्टन और कैटल हॉर्न जो है, स्पीयरमैन, थर्स्टन और कैटल हॉर्न, ये जो तीन मनोवैज्ञानिक हैं, इनके तीनों के जो सिद्धांत तत्वों को इसमें समाहित किया गया है। किसमें समाहित किया गया है? कैरोल का त्रिस्तरीय मॉडल में। क्लियर है? त्रिस्तरीय मॉडल में तीनों के सिद्धांत किनके किनके? स्पीयरमैन, थर्स्टन और कैटल हॉर्न के सिद्धांत के तत्वों को समाहित किया गया है, जिसकी वजह से इसको समकलात्मक मॉडल भी कहा जाता है। क्लियर है ये? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये जो गार्डनर है, इन्होंने क्या कहा है कि बुद्धि का जो स्वरूप है ये सिंगल ना होकर, एकाकी ना होकर के बहुकारकी है। बुद्धि का स्वरूप कैसा है? एकाकी ना होकर के बहुकारकी है। क्लियर है? और इसमें गार्डनर ने बुद्धि का जो वर्णन है इसको 7 प्रकार से किया है। 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। किसमें किया है? अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में। ठीक है, क्योंकि उनका मानना क्या है? बुद्धि एक कारक नहीं है, एकांकी नहीं है, ये कैसा है? बहुकारकी है। ठीक, तो कौन कौन सा देखिएगा। सबसे पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि। एक साथ है ना ये, शारीरिक गतिक बुद्धि। नेक्स्ट है सांगीतिक बुद्धि, उसके बाद है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, नेक्स्ट है प्रकृतिवादी बुद्धि और लास्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। क्लियर है? बस आपको इनके नाम याद रखना है कि 7 प्रकार की बुद्धि में कौन कौन सा शामिल है, और ये 7 प्रकार की बुद्धि का जो सिद्धांत है या वर्णन है किसने किया? गार्डनर ने किया है। किसमें किया है? अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में किया है। क्लियर है? इसके बाद लास्ट है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है, ये इन्होंने क्या सिद्धांत दिया है? बुद्धि के लिए त्रितंत्र का प्रतिपादन किया है। स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है, इसमें स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के त्रितंत्र का प्रतिपादन किया है। कौन कौन से त्रितंत्र देख लीजिएगा। सबसे पहला है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है सर्जनात्मक बुद्धि और लास्ट है व्यवहारिक बुद्धि। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका हो गया जो सिद्धांत मैं आपको बता रही थी, बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत हम पढ़ रहे थे वो यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि लब्धि। ठीक है, इसके बाद लगभग प्राय इस यूनिट से रिलेटेड हमारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। फिर हम जल्दी से यूनिट 2 का स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 में देखिए 3 यूनिट है इसमें। यूनिट फर्स्ट सबसे बड़ा था, जिसमें से मैक्सिमम चीज हमारा कवर हो गया है। कुछ अगर छूट भी गया है तो उसको मैं कंप्लीट करा दूंगी, उसको टेंशन नहीं लेना। इसके बाद अगर हो सके तो अपन यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। उसका जो सिलेबस है मतलब वो छोटा सा है, उसमें 3-4 ही चैप्टर है, तो वो अपन जल्दी कर लेंगे, ताकि आपको लगेगा कि कम से कम 1 यूनिट तो हमारा कंप्लीट हुआ है। जितनी चीजें बता रही हूँ वो करिएगा, उसके अलावा आप MCQ को अच्छे से करिएगा, क्योंकि आपके पास ऐसे भी टाइम नहीं है और आपको अलग से हिंदी की भी पढ़ना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जो साइंस वाले हैं उसमें से आपका मैथ्स और साइंस पढ़ लीजिए, जो आर्ट्स वाले हैं आर्ट्स वाले के लिए अगर पहले से प्रिपरेशन किए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हैं कोई बात नहीं, जितनी चीजें हो पाती है उतनी चीजें करिएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू।